एलजेपी के बागी पारस गुट ने किया ऐलान, 17 जून को पटना में होगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। एलजेपी पर कब्जे के लिए चाचा भतीजे में जोर आजमाइश। पशुपति पारस गुट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। एलजेपी पर दावे को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई तेज। चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। चाचा पशुपति पारस समेत 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाला। आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान का छल का दर्द। ट्विटर पर लिखा, पार्टी और परिवार को साथ रखने में नाकाम रहा। पार्टी मां के समान है, धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। एलजेपी के बागी सांसदों के नेता पशुपति पारस का एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा। कहा, पार्टी संविधान से चलती है, कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं निकाल सकता है। चुनाव आयोग जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम असली पार्टी और नेता हैं। एलजेपी के बागी सांसद आज लौट सकते हैं पटना। महबूब अली कैसर लौटे। कहा, बिहार चुनाव में चिराग ने जेडीयू का विरोध कर बड़ी गलती की, इसी के चलते नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया। पारस गुट के नेता श्रवण कुमार ने 5 सांसदों को पार्टी से निकालने को बताया बचकानी हरकत। कहा, हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाकर चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। चिराग समर्थकों ने पटना में बागी सांसदों के पोस्टर पर कालिख पोती। पारस गुट की बगावत से नाराज हैं चिराग समर्थक। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी। विवादित संगठन पीएफआई पर आयकर विभाग का कसा शिकंजा। संगठन के खातों में अब नहीं हो पाएगी विदेश से फंडिंग। इनकम टैक्स के नियमों के तहत मिल रही है छूट खत्म। अयोध्या में विवादित जमीन के केयरटेकर वाहिद अंसारी का दावा। कहा, खरीद बिक्री में शामिल सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के समाजवादी पार्टी से रिश्ते हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश। अयोध्या में जमीन खरीद विवाद पर राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस को रिपोर्ट भेजी। जमीन सौदे से जुड़ी पूरी जानकारी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जमीन सौदे से जुड़े सारे दस्तावेज देखने के बाद संतुष्टि जाहिर की। सुबह अयोध्या के अधिकारियों से मांगी थी रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर कालिख पोती गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संजय सिंह बोले, बीजेपी के गुंडों से डरने वाला नहीं हूं। कुछ और खबरें जान लीजिए इसी तरह फटाफट अंदाज में। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नया ट्वीट। लिखा, चंदा चोरों की वजह से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में देरी। राम भक्त मंदिर का पैसा वापस मांगने के लिए आवाज उठाएं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने एबीपी न्यूज से कहा, जमीन सौदे में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। अयोध्या की विवादित जमीन के मूल मालिक जावेद आलम ने एबीपी न्यूज को दी जानकारी। कहा, 2011 में पाठक दंपत्ति से जमीन बेचने का करार हुआ था। अंदाजा नहीं था कि जमीन की कीमत इतनी बढ़ेगी। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 3.5 घंटे तक हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार मौजूद थे। आज कुछ लोग बीजेपी में शामिल होंगे। पंजाब में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के बयान पर विवाद। अकाली दल ने एससी कमीशन में केस दर्ज करने की शिकायत दी। बिट्टू ने कहा था, अकाली दल ने समझौते में पवित्र सीट बीएसपी को दी। पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों का कैप्टन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना किट घोटाले के मुद्दे पर मोहाली में सीएम के फार्म हाउस के रास्ते पर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह को हटाने की मांग। दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद थे। निषाद पार्टी के कोटे से यूपी में मंत्री बनाए जाने की चर्चा। यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी के 7 विधायक बागी हुए। समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी की।
राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सचिन पायलट गुट के विधायक बोले, हम पायलट के साथ हैं और रहेंगे। बीएसपी से कांग्रेस में विधायकों पर साधा निशाना। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच पायलट समर्थक सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा गहलोत खेमे में आए। भंवरलाल ने कहा, जिन मुद्दों पर दिक्कत थी उनका हल हो गया। मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद बंगाल बीजेपी में बड़ी फूट की अटकलें तेज। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के 7 विधायक और 3 सांसद टीएमसी में आना चाहते हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था पर चुप्पी तोड़ने को कहा। लिखा, शांति का माहौल बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। जो पिछले 3 दिनों से सियासी अखाड़ा बना हुआ है, इस पूरे मामले पर क्या है ताजा अपडेट, रिपोर्ट से जानिए। राम मंदिर भूमि विवाद की गूंज अब अयोध्या से निकलकर दिल्ली और लखनऊ के सियासी गलियारों में भी पहुंच गई है। इस पूरे विवाद पर बीजेपी आला कमान की नजरें हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या भूमि विवाद के मामले में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं आरएसएस ने भी इस पूरे विवाद पर तथ्यों के साथ जानकारी मांगी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन की तरफ से तथ्यों के साथ रिपोर्ट भेज दी गई है। दिल्ली और नागपुर में अयोध्या भूमि विवाद पर हलचल तेज हुई तो कल सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों से जमीन के सौदे को लेकर जानकारी मांगी। डीएम और कमिश्नर ने जमीन सौदे को लेकर सीएम को कागज दिखाकर एक एक बात का ब्यौरा दिया। सीएम योगी दी गई जानकारी से संतुष्ट दिखाई दिए। सरकार संतुष्ट दिख रही हो, लेकिन विपक्ष के तेवर गर्म है। आप नेता संजय सिंह ने विवाद में नया आरोप लगा दिया है। ये जमीन श्री राम जन्मभूमि परिसर से 3 किलोमीटर दूर खरीदी गई। ये अमरूद का बाग है, मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, वो भी 3 किलोमीटर दूर। वहीं ट्रस्ट की तरफ से जमीन विवाद में लगे घोटालों के आरोपों को लगातार नकारा जा रहा है, तो रामलला के पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज जांच पर अड़े हैं। इतना बड़ा घपला नहीं होगा, ये निश्चित बात है। हमें तो केवल राष्ट्र दिखाई पड़ता है। उस समय ये 2 करोड़ की रही, आवाज 18.5 करोड़ की हो गई। यह दलील दे रहे हैं, लेकिन उसका समाधान यही है कि इसका जांच किया जाए। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लग रहा था कि अयोध्या पर सियासत खत्म होगी, लेकिन ताजा विवादों ने राजनीति फिर गर्म कर दी है। और अब खबर बिहार की गरमाई राजनीति से जुड़ी। बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर उथल-पुथल मची हुई है। पासवान परिवार और पार्टी के झगड़े का असर दिल्ली से लेकर पटना तक नजर आ रहा है। पासवान जिंदाबाद, 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 लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एलजेपी की कमान को लेकर जारी महाभारत की ये तस्वीरें पटना की हैं, जब मंगलवार को चिराग समर्थकों ने पशुपति पारस समेत 5 सांसदों के पोस्टर पर पटना में कालिख पोत दी। लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का असली अध्यक्ष कौन है, इसी बात को लेकर चिराग पासवान और चाचा पशुपति में आर पार की लड़ाई चल रही है। मंगलवार को चिराग पासवान ने 6 में से 5 सांसदों को लेकर अलग गुट बनाने वाले पशुपति पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया, तो बागी गुट ने चिराग को ही अध्यक्ष पद से हटाते हुए बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। सांसदों को लेकर अलग हुए पशुपति पारस असली पार्टी और नेता होने का दावा कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी के कार्यक्रम से नाखुश थे। हम 5 सांसद ने मिलकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया कि भाई आप नेता का परिवर्तन करिए। डेमोक्रेसी या नेता का परिवर्तन सब दल में होता है। चिराग ने चाचा पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए होली के दिन लिखी एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की है, जिसमें पिता रामविलास पासवान और पार्टी के एहसानों का चिट्ठा खोलकर रख दिया। उधर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए सूरजभान ने भी कल पार्टी अध्यक्ष को लेकर पटना में कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। विवाद के बाद आज पहली बार चिराग पासवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पार्टी पर मालिकाना हक की ये लड़ाई चुनाव आयोग तक भी पहुंच सकती है। बंगाल में कानून व्यवस्था और दल बदलुओं को लेकर खींचतान चल रही है। चुनाव के बाद जारी इस उठापटक पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बंगाल चुनाव में सत्ता के लिए होने वाला संघर्ष अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहराता जा रहा है। मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़
4 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। राज्यपाल के दौरे का मकसद सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुद्दा बंगाल की कानून व्यवस्था ही है, जिसको लेकर उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया है कि वो मुझे स्थिति से अवगत कराएं और अपने मंत्रिमंडल में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फाइंडिंग अलार्मिंग सिचुएशन दैट बंगाल इज वर्चुअली ऑन फायर तुरंत कदम उठाएं। हालांकि राज्यपाल की इस चिट्ठी पर भी विवाद हो गया है। ममता को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक करने को लेकर बंगाल सरकार ने राज्यपाल पर पलटवार करते हुए आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। वहीं टीएमसी राज्यपाल पर बीजेपी नेता की तरह काम करने का आरोप लगा रही है। दरअसल सोमवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 50 से ज्यादा विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की थी। मुलाकात तो कानून व्यवस्था की शिकायत को लेकर थी, लेकिन 25 विधायक नदारद होना बीजेपी के लिए ही सिरदर्द साबित हो रहा है। बीजेपी के कई विधायकों के टीएमसी के संपर्क में होने की खबरें हैं। हालांकि बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी को ज्यादा तवज्जो नहीं देने की बात कह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबर दिखाते हैं नोएडा से। नोएडा के एक फ्लैट से करोड़ों रुपए और 40 किलो सोने की चोरी हो गई। पुलिस को 7 महीने बाद चोरी का पता चला तो आरोपी पकड़ लिए गए, लेकिन अब फ्लैट का मालिक कह रहा है कि सोना और रकम है ही नहीं। सिल्वर सिटी 2 नोएडा की वो सोसाइटी जिसके एक फ्लैट से नवंबर 2020 में चोरी हुई, लेकिन पुलिस तक खबर पहुंची जून 2021 में। चोरी भी हजार लाख की नहीं, करोड़ों की। चोर फ्लैट के अंदर से 40 किलो सोना और करोड़ों के कैश पर हाथ साफ कर गए। नवंबर 2020 में उन्होंने इसी सिल्वर सिटी 2 सोसाइटी के एक फ्लैट से चोरी की थी और एक चाबी वाले के साथ इसी सोसाइटी की पार्किंग में पहुंचा और चाबी वाले को ऊपर फ्लैट पर लेकर गया। कमरे का जो ताला है उसकी चाबी बनवाई गई और अंदर से करीब 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपए जो कैश रखा था उसे लेकर ये फरार हो गए। पुलिस को पता चला तो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सामने आया कि इस चोरी में घर का केयरटेकर गोपाल भी शामिल था। गोपाल ने ही बदमाशों को फ्लैट के अंदर तक पहुंचाया था। यही वजह है कि 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ का कैश गायब होने के बाद भी महीनों तक किसी को इस वारदात के बारे में पता नहीं चला। हम लोगों को सूचना मिली थी कि कहीं पे अवैध संपत्ति है किसी के पास। हम लोगों ने सूचना को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद हम लोगों ने इनिशियली उसमें 2 लोग को अरेस्ट किया और उसकी जो बातें आई हम लोगों के सामने, जो इन्फॉर्मेशंस उसने दी, उसको डेवलप करके कुल हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पोजीशन से टोटल 8.25 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने उनसे रिकवर की थी। उसके बाद जो बेसिक सूचनाएं उन लोगों ने दी हैं उस पर हम लोग और भी आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों ने इस चोरी की कहानी बताई तो एक नई बात सामने आई। मामले में फ्लैट के मालिक राममणि पांडे और उसके बेटे किसले पांडे का नाम सामने आया है। मामले में जब दोनों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के मालिक राममणि पांडे और किसले पांडे के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि राममणि पांडे और उसका बेटा किसले पांडे पर चीटिंग, फ्रॉड और लोगों को धमकी देने के संगीन आरोप हैं। साल 2019 में इंडिया बुल्स कंपनी के मैनेजर को धमकाने के आरोप में राममणि पांडे 11 महीने तक जेल की हवा खा चुका है। मौजूदा वक्त में विदेश में बैठे किसले पांडे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया है कि 40 किलो गोल्ड और 6 करोड़ के कैश से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं कह के थक चुका हूं कि उस संपत्ति या उस पैसे से मेरा या मेरे परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक कोई खास कॉरपोरेट हाउस है जो बॉम्बे से बैठ के पेड पेआर कैंपेन रन कर रहा है और प्लांटेड बंदे सामने भेज रहा है पुलिस को मिसलीड करने के लिए, और पुलिस आंख बंद करके उन लोगों पे भरोसा की चली जा रही है। अदरवाइज इसके अलावा कोई तो साइंटिफिक, कोई तो बेस होगा ना इतना बड़ा आरोप लगाने का मेरे ऊपर।
एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ किसले ने फ्लैट से किसी भी तरह का संबंध होने से मना किया है। फिलहाल इतनी बड़ी सोने और कैश की रिकवरी के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी मामले की जांच में जुट गई है। अगर आप गर्मी से परेशान हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि आपके शहर में मानसून की बारिश कब पड़ने वाली है। दिल्ली वासियों को मानसून की पहली बौछार के लिए अब फिर से लंबा इंतजार करना होगा। दिल्ली में मानसून के लिए अभी 7 से 10 दिन और करना होगा इंतजार। दिल्ली में मानसून निर्धारित समय से 12 दिन पहले करीब 15 जून तक पहुंचने वाला था, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तरी पश्चिम मानसून की रफ्तार में कमी आ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवाओं में कुछ प्रतिकूल बदलाव होने से मानसून में ये देरी हो रही है। दिल्ली में भले मानसून पहुंचने में देरी हो रही है, लेकिन बिहार में मानसून की दस्तक के बाद से लगातार भारी बारिश जारी है। पश्चिम चंपारण के बगहा में मानसून की पहली बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मानसून की भारी बारिश और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने की वजह से बगहा में गांव में लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है। स्कूल से लेकर गांव की गलियां सब पानी पानी हो गए हैं। बिहार में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि गर्मी से परेशान और मानसून की राह ताक रहे दिल्ली वासियों को आज हल्की बारिश से गर्मी से निजात मिलने की संभावना है। एलजेपी पर कब्जे के लिए चाचा भतीजे में जोर आजमाइश। पशुपति पारस गुट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। एलजेपी पर दावे को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई तेज। चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। चाचा पशुपति पारस समेत 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाला। आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान का छलका दर्द। ट्विटर पर लिखा, पार्टी और परिवार को साथ रखने में नाकाम रहा। पार्टी मां के समान है, धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। एलजेपी के बागी सांसदों के नेता पशुपति पारस का एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा। कहा, पार्टी संविधान से चलती है, कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं निकाल सकता। चुनाव आयोग जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम असली पार्टी और नेता हैं। एलजेपी के बागी सांसद आज लौट सकते हैं पटना। महबूब अली कैसर लौटे। कहा, बिहार चुनाव में चिराग ने जेडीयू का विरोध कर बड़ी गलती की, इसी के चलते नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया। पारस गुट के नेता श्रवण कुमार ने 5 सांसदों को पार्टी से निकालने को बताया बचकाना हरकत। कहा, हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाकर चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। चिराग समर्थकों ने पटना में बागी सांसदों के पोस्टर पर कालिख पोती। पारस गुट की बगावत से नाराज है चिराग के समर्थक। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी। विवादित संगठन पीएफआई पर आयकर विभाग का कसा शिकंजा। संगठन के खातों में अब नहीं हो पाएगी विदेश से फंडिंग। इनकम टैक्स के नियमों के तहत मिल रही है छूट। अयोध्या में विवादित जमीन के केयरटेकर वाहिद अंसारी का दावा। कहा, खरीद बिक्री में शामिल सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के समाजवादी पार्टी से रिश्ते हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश। अयोध्या में जमीन खरीद विवाद पर राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस को रिपोर्ट भेजी। जमीन सौदे से जुड़ी पूरी जानकारी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जमीन सौदे से जुड़े सारे दस्तावेज देखने के बाद संतुष्टि जाहिर की। सुबह अयोध्या के अधिकारियों से मांगी थी रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर कालिख पोती गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संजय सिंह बोले, बीजेपी के गुंडों से डरने वाला नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नया ट्वीट। लिखा, चंदा चोरों की वजह से प्रभु श्रीराम के मंदिर निर्माण में देरी। राम भक्त मंदिर का पैसा वापस मांगने के लिए आवाज उठाएं।
मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने एबीपी न्यूज से कहा, जमीन सौदे में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। अयोध्या की विवादित जमीन के मूल मालिक जावेद आलम ने एबीपी न्यूज को दी जानकारी। कहा, 2011 में पाठक दंपत्ति से जमीन बेचने का करार हुआ था। अंदाजा नहीं था कि जमीन की कीमत इतनी बढ़ेगी। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 3.5 घंटे तक बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार मौजूद थे। आज कुछ लोग बीजेपी में शामिल होंगे। पंजाब के कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के बयान पर विवाद। अकाली दल ने एससी कमीशन में केस दर्ज करने की शिकायत दी। बिट्टू ने कहा था, अकाली दल ने समझौते में पवित्र सीट बीएसपी को दी। पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों का कैप्टन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना किट घोटाले के मुद्दे पर मोहाली में सीएम के फार्म हाउस के रास्ते पर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह को हटाने की मांग। दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मौजूद थे। निषाद पार्टी के कोटे से यूपी में मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी के 7 विधायक बागी हुए। समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सचिन पायलट गुट के विधायक बोले, हम पायलट के साथ हैं और रहेंगे। बीएसपी से कांग्रेस में विधायकों पर साधा निशाना। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच पायलट समर्थक सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा गहलोत खेमे में आए। भंवरलाल ने कहा, जिन मुद्दों पर दिक्कत थी उनका हल हो गया। मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद बंगाल बीजेपी में बड़ी फूट की अटकलें तेज। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी के 7 विधायक और 3 सांसद टीएमसी में आना चाहते हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था पर चुप्पी तोड़ने को कहा। लिखा, शांति का माहौल बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। पीएम मोदी से आज दोपहर 12:15 बजे मिलेंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात और तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की देंगी जानकारी। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह आज जाएंगे बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा से नाराज चल रहे विधायकों से करेंगे मुलाकात। येदियुरप्पा बोले, राज्य में नेतृत्व के मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में छत्रपति मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आज से आंदोलन। बीजेपी सांसद संभाजी राजे कोल्हापुर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। पुडुचेरी में बीजेपी विधायक एमएलएम आर सेल्वम का आज निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाना तय। सेल्वम स्पीकर पद के लिए इकलौते उम्मीदवार हैं। उपराज्यपाल ने आज विधानसभा की बैठक बुलाई है। यूपी में 1 जुलाई से पहली कक्षा से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। सिर्फ शिक्षक स्कूल जाएंगे। छात्रों के स्कूल जाने पर अभी फैसला नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस साल नहीं बढ़ेगी फीस। पंजाब में जिम, सिनेमा और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुले। शादी समारोह में अब 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू का समय कम हुआ। अब रात 10:30 से सुबह 5 बजे तक होगा कर्फ्यू। सभी दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के ऊपर बाद में होगा फैसला। राजस्थान में अब सिर्फ एक दिन रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की समीक्षा के बाद आज से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील। सरकारी और निजी दफ्तर शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में सुधार के चलते आज से कुछ राहत के साथ 30 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। 25% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर। दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। लाल किला, ताजमहल समेत एएसआई के अधीन आने वाले सभी स्मारक और म्यूजियम आज से खुलेंगे। कोरोना नियमों के पालन के साथ जा सकेंगे पर्यटक।
कोरोना के नए वेरिएंट पर बोले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। कहा, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा चालाक है, ज्यादा सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। भारत में कोरोना वैक्सीन से एक आदमी की मौत की पुष्टि। 28 मौतों की जांच के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की कमेटी ने माना कि वैक्सीन से हुई पहली मौत, लेकिन वैक्सीन से ज्यादा फायदा बताया। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन के दाम को लेकर बड़ा बयान। कहा, सरकार को 150 रुपए में कोवैक्सीन की एक डोज दी जा रही है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 228 नए मरीज सामने आए। 12 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर 0.32% हुई। मुंबई में 575 नए केस, 14 लोगों की मौत। एमपी में इंदौर के अस्पताल में एक मरीज के शरीर में मिला ग्रीन फंगस। डॉक्टरों ने मुंबई रेफर किया। परिवार वाले एयरलिफ्ट कराकर ले गए हिंदुजा अस्पताल। झारखंड में भी मंडरा रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। हेमंत सोरेन सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। भारतीय हज कमेटी ने 2021 के लिए सभी आवेदन रद्द किए। कोरोना की वजह से इस साल सऊदी अरब के 60,000 स्थानीय लोग ही हज कर पाएंगे। यूपी के कैराना में टीकाकरण में लापरवाही का वीडियो सामने आया। मोबाइल की रोशनी में लगाया जा रहा है टीका, साफ सफाई का भी कोई ख्याल नहीं। दिल्ली के तीनों नगर निगम में आज महापौर और उप महापौर का चुनाव। तीनों में बीजेपी के पास है बहुमत। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की 11 बजे और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की 2 बजे बैठक। बीजेपी ने दिल्ली में पार्कों को खोलने की उठाई मांग। विजय गोयल आज दिल्ली सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई पर पुलिस ने हमले के पीछे सांप्रदायिक वजह होने से किया इनकार। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। 5 जून को बुजुर्ग के साथ पिटाई हुई थी। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर योगी का पलटवार। कहा, श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो राहुल ने कभी नहीं बोला। पुलिस के सच बताने पर भी जहर फैला रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता, समाज और धर्म के लिए शर्मनाक है। पंजाब के पटियाला में बेरोजगार टीचरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुजारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। केदारनाथ धाम के सामने पुजारी संतोष त्रिवेदी ने शीर्षासन कर जताया विरोध। केंद्र सरकार की बार बार की चेतावनी के बाद ट्विटर ने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया। कहा, आईटी मंत्रालय के साथ जल्द ही ब्यौरा साझा किया जाएगा। मुंबई में एनसीबी ने कई जगहों पर छापेमारी। 17.5 किलो का चरस बरामद किया। एनसीबी ने जम्मू कश्मीर से बाइक से मुंबई पहुंचे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 4.5 लाख रुपए कैश बरामद। एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन की हत्या के केस में एनआईए ने की गिरफ्तारी। मुंबई के मलाड से 2 लोगों को पकड़ा। प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की परिवार से मुलाकात। हरियाणा के अंबाला छावनी में गोली मारकर युवक की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बदमाश फरार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फ्लड मैनेजमेंट की अहम बैठक की। सैटेलाइट के जरिए पहचान कर नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। मुंबई के कई इलाकों में फिर भारी बारिश। निचले इलाकों में एक बार फिर पानी भरने का खतरा बढ़ा। मुंबई में भारी बारिश के दौरान ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकालने की ट्रेनिंग में जुटे जवान। आरपीएफ के जवानों ने ठाणे के एक तालाब में किया मॉक ड्रिल। बिहार में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। केरल, कर्नाटक और गोवा पर अगले 3 दिन भारी। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून की तेजी में आई कमी। दिल्ली पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी KIMS और डोडला डेयरी के IPO आज खुलेंगे। KIMS ने
2144 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए कीमत दायरा 815 से 825 रुपए प्रति शेयर तय किया। नई ऊंचाइयों पर पहुंचे घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स 221 अंकों के उछाल के साथ 52,773 और निफ्टी 57 अंक चढ़कर 15,869 पर बंद हुआ। सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद मंगलवार को संभला सोना 144 रुपए की बढ़त के साथ प्रति 10 ग्राम 48,619 रुपए का हुआ, लेकिन चांदी में गिरावट जारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया ने 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, वॉशिंगटन सुंदर समेत 9 खिलाड़ी शामिल नहीं। 7 साल बाद टेस्ट खेलने उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इकलौता टेस्ट मैच आज। यूरो कप में ग्रुप एफ के दूसरे मुकाबले में फ्रांस और जर्मनी के बीच कड़ा मुकाबला। फ्रांस ने जर्मनी को 1-0 से हराया। 20वें मिनट में जर्मनी के मैट्स हमेंस के सेल्फ गोल से जीता फ्रांस। यूरो कप में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 से हराया। रोनाल्डो ने दागे 2 गोल। हंगरी के खिलाफ पुर्तगाल की टीम कभी नहीं हारी। यूरो कप में ग्रुप ई के मुकाबले में स्पेन और स्वीडन के बीच मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीमें फुल टाइम तक गोल नहीं कर सकी। मैच के आखिरी 10 मिनट में स्पेनिश टीम ने गोल करने के 3 आसान मौके गंवा दिए। ब्लैक ड्रेस में दिखा शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का ग्लैमरस लुक। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। मुंबई में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम और बेटी सोनाक्षी के साथ घर के बाहर लगाए पौधे। ताउते तूफान में गिरे थे 2 पेड़। और अब आपको वैक्सीनेशन से जुड़ी एक अच्छी खबर दिखाते हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में हमने ऐसा देखा कि लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे। लेकिन एमपी की ये खबर आपको दिखाते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल से करीब 450 किलोमीटर शहडोल में एक ऐसा गांव है जो अपनी सतर्कता और जागरूकता की वजह से 100% वैक्सीनेट हो चुका है। क्या है पूरी खबर, देखिए। सभी माताओं से अनुरोध है, सभी बहनों से अनुरोध है, सभी भाइयों से अनुरोध है कि 18 साल से ऊपर वाले जाके और 44 साल से ऊपर वाले जाके उप स्वास्थ्य केंद्र जमुई में जाके टीका लगवाएं। वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने की तस्वीरें एमपी के शहडोल के जमुई गांव की हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र जमुई में जाकर टीका लगाएं। अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को टीका लगवाकर वैक्सीन मुक्त कराएं। बैगा और गोंडा आदिवासी बहुल इस गांव में लोगों को वैक्सीन को लेकर काफी गलतफहमियां थी, लेकिन प्रशासन के टीकाकरण अभियान का असर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस गांव में 18 साल से उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। सभी से निवेदन है कि टीका लगवाएं, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रखें, अपने गांव को सुरक्षित रखें, आने वाले समय को सुरक्षित रखें और अपने समाज और गांव को भी सुरक्षित रखें। शहडोल के जमुई गांव की कुल आबादी 3000 के करीब है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 1855 है। प्रशासन और लोगों के सहयोग से 100% वैक्सीनेट हो चुके इस आदिवासी गांव की जागरूकता की चर्चा अब हर जगह हो रही है। एमपी के सीएम और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने भी वैक्सीन के लिए जागरूक जमुई गाँव को बधाई दी है। बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। वो खबर ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 26 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इसमें वो पहली और दूसरी डोज लेने वाले लोग शामिल हैं और जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, उम्मीद है कि जल्द ही देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन इस बीच एक परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना वैक्सीन लगने से देश में एक मौत हुई है। इसकी पुष्टि सरकार ने की है, लेकिन सरकार ने देश को भरोसा दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। कोरोना के खिलाफ जिस राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज 16 जनवरी को हुआ था, मंगलवार को उसने 26 करोड़ का बेंचमार्क पूरा कर लिया और सरकार का दावा है कि ये प्रोग्राम अब तक कामयाब रहा है। हालांकि सरकार ने वैक्सीन की वजह से एक मौत की पुष्टि भी की है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की निगरानी के लिए सरकार ने AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन तैयार किया था, यानी वैक्सीन लगने के बाद बुरे असर की निगरानी करने वाली कमेटी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक AEFI के 488 मामले दर्ज हुए हैं।
इन 488 मामलों में 31 बेहद गंभीर श्रेणी के थे, लेकिन सिर्फ एक मामला ही ऐसा है जिसमें वैक्सीन लगने से मौत की वैज्ञानिक पुष्टि हुई है। एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुई, ये भ्रम हमें नहीं रखना है। इसी से लिंक्ड एक पॉजिटिव चीज हम आप लोगों की दृष्टि में फिर से लाना चाहेंगे कि जो देश ने हमारे वैक्सीनेशन अप्रूव किए हैं, जो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, उनका सेफ्टी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। नेशनल AEFI की कमेटी ने भी ये पाया है कि वैक्सीन के नुकसान कम और फायदे ज्यादा है। इसलिए सरकार की अपील है कि बिना किसी डर या घबराहट के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो एक तरफ ये अच्छी बात है कि देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार ने तेजी पकड़ी है, लेकिन उस बीच एक परेशान करने वाली खबर भी आई है, जिसके बारे में आगे और जानकारी आपको देंगे। लेकिन अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दें और वैक्सीन लगवाएं। प्रतिमा, मेरी सहयोगी, बता रही है कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तेजी से चल रही है। तो देखिए, हमारी सरकार वैक्सीन की कमी के बावजूद हर संभव कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो। टच स्क्रीन के माध्यम से समझिए पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है। तो पूरे देश की स्थिति आपके सामने रख रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कुल वैक्सीनेशन कितना हुआ है? 39,27,000 लोगों को पिछले 24 घंटे का वैक्सीनेशन का डेटा हमारे पास है। अब तक अगर कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में 25 करोड़ 90 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है और अब जल्द ही 26 करोड़ का आंकड़ा हम छू जाएंगे। लेकिन राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार की भी बात करें तो पहला डोज कितने लोगों को दिया जा चुका है? 2 करोड़ 10 लाख लोगों को पहला डोज दिया गया है। 52 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया है। और कुल डोज की अगर बात करें तो राज्य में 2 करोड़ 62 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां स्थिति यह है कि पहला डोज 1 करोड़ 96 लाख लोगों को लगाया जा चुका है, दूसरा डोज 38 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। कुल डोज की अगर बात करें तो 2 करोड़ 34 लाख लोगों का वैक्सीनेशन राज्य में हो चुका है। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में पहला डोज 1 करोड़ 65 लाख लोगों को लगाया जा चुका है, दूसरा डोज लगाया जा चुका है 33 लाख लोगों को। कुल डोज की अगर बात करें 1 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है राजस्थान में। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि पहला डोज 1 करोड़ 24 लाख लोगों को लगाया जा चुका है, दूसरा डोज 20 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। कुल वैक्सीनेशन राज्य में हुआ है 1 करोड़ 44 लाख लोगों का। बात बिहार की। बिहार में पहला डोज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है वैक्सीन का। दूसरे डोज की अगर बात करें तो 19 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। कुल डोज की बात करें 1 करोड़ 21 लाख लोगों का यहां पर वैक्सीनेशन हो गया है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में 46,87,000 लोगों को पहला डोज वैक्सीन का दिया जा चुका है, दूसरा डोज दिया गया है 14,63,000 लोगों को। और कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो यहां पर 61,50,000 लोगों को वैक्सीन लग गई है। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर फिर से लेकिन दिक्कत भी शुरू हो गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन देने वाले आधे सेंटर मंगलवार को बंद करने पड़े हैं और बाकी आधे आज बंद हो जाएंगे। केंद्र से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की मांग भी राज्य सरकार कर रही है। शुक्रिया प्रतिमा। और प्रतिमा ने ये जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। लेकिन अब चलिए उस खबर की बात कर लेते हैं जिसने सबको परेशान भी किया है। सरकार कह रही है कि उसने अब तक जितनी भी वैक्सीन को मान्यता दी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन क्या विशेषज्ञ भी ऐसा ही मानते हैं? इस सवाल का जवाब हम सीधे जान लेते हैं डॉक्टर BL शेरवाल जी से, जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। गुड मॉर्निंग। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी इस पर क्या राय है? आप तो खुद इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि एक तरफ से केंद्र सरकार ये बात खुद साफ कर चुकी है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है। पहली मौत जो हुई है उस पर आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, अभी आपने जो आंकड़े दिए हैं और हम सब जानते हैं कि 26 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। उसके अंदर जो अभी जो 7 जून तक का डाटा हमारे पास था, ये कुल मिला के 26,000 के आसपास लोगों को रिपोर्ट हुआ है कि कोई साइड इफेक्ट हुए हैं। और जो कल जो बात आई है कि उनमें से एक जो डेथ हुई है वो रिपोर्ट हुई है कि दैट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। उसमें कारण क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण उसका है एनाफिलैक्सिस।
आप कभी भी वैक्सीन लगाते हैं या कोई भी मेडिसिन लगाते हैं तो उसका सेंसिटिविटी टेस्ट हम करते हैं। जैसे आपको याद होगा पेनिसिलिन से एनाफाइलैक्सिस होता तो उससे अगर टाइमली हम इंटरवीन नहीं करें तो उसमें पहले काफ़ी डेथ हुआ करती थी। जहाँ तक बात है अभी वैक्सीन की हम बात करें तो मैं यही कहूँगा आज मैसेज कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। और एक डेथ जो एनाफाइलैक्सिस से हुआ वो एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो बहुत रेयर एक कॉम्प्लिकेशन होती है वैक्सीनेशन के बाद। और दूसरी वैक्सीन जो हम देते हैं उसके अंदर भी कई बार एनाफाइलैक्टिक शॉक में पेशेंट जाते हैं। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति भी हमारे हिसाब से डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अभी प्रूव हुआ। लेकिन इससे अगर टोटल नंबर ऑफ डोजेज देखें, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिट देखें, वो कहीं ज़्यादा हैं। तो मेरी राय ये है कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में जो वैक्सीन 2 अभी दी जा रही हैं बिल्कुल सेफ हैं और उसका जो डाटा है वो बिल्कुल प्रूव करता है कि जो उसके बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेशन। मैं एक और चीज़ यहाँ कहूँगा कि जब हम बात करते हैं कि 1 या 488 कॉम्प्लिकेशन जो हम बात कर रहे हैं, अगर उसको वे करें कि रूटीन में जो कोविड से हमारे हिंदुस्तान में 3.7 लाख लोगों की डेथ हुई है जी। तो अगर उसी को हम ये देखें, अगर वैक्सीनेशन टाइमली शुरू हो जाए। डॉक्टर शेरवाल, आपको जो लोग सुन रहे हैं वो काफी हद तक राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत हद तक ये साफ कर दिया, जैसा कि सरकार कह रही है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ऐसा कोई केस सामने आ सकता है। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं, लेकिन मौत एक व्यक्ति की रिपोर्ट की गई है। सवाल सिर्फ इतना सा है, बहुत सारे लोग अभी भी घबरा रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करें, खासतौर पर जो गाँव के इलाके हैं वहां पर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है, और क्या पहले से जिनको बीमारियां हैं, किसी तरीके की एलर्जी होती है, उनको किसी तरीके की खास सावधानी बरतनी होगी वैक्सीन लेने से पहले? नहीं, देखिए ये पहले से जो है इंस्ट्रक्शन है इस बात के लिए कि जितने भी जो पेशेंट्स हैं जिनको नॉन एलर्जी है किसी ड्रग से, तो वो जब भी वैक्सीनेशन साइट पर जाएं वो ये ज़रूर बताएं कि उनको कौन सी ड्रग या कौन से इंजेक्शन या किसी चीज़ से अगर एलर्जी है तो जो वैक्सीनेशन टीम है वो इस चीज़ का संज्ञान लेगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कई बार मैंने देखा है कि लोग जो है बहुत जल्दी में ये कह के नहीं हम ठीक है निकल जाते हैं, तो आधा घंटा या उससे 10-5 मिनट और ज़्यादा जो ख़ास तौर पर जिनको हिस्ट्री है एनाफाइलैक्सिस की पहले या एलर्जी की, वो अगर शॉट्स वैक्सीनेशन साइट पे कहते हैं सेफ है तो लगवाएं। और वो उनका जो वेटिंग पीरियड है वो आधा घंटा और हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो वो कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली होती है, वो आधा घंटा या जो है मे बी 40-45 मिनट तक जो है पता लग जाएगा कि एनाफाइलैक्सिस हुआ है। बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लेट कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन वो उनसे कुछ जो है मौत लिंक करना वो भी एनाफाइलैक्सिस से वो ठीक नहीं है। जो होना है वो इमीडिएटली होता है, और वो अगर हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर वैक्सीन लगाई है तो वो दैट कैन बी टेकन केयर। डॉक्टर शेरवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ये ज़रूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस आया है, लेकिन आप वैक्सीन से डरिए नहीं। वैक्सीन एक कारगर हथियार है कोरोना को हराने के लिए, और कोरोना काल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस बीच लापरवाहियां अभी भी लगातार जारी है। मुंबई से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल में कैसे लोग लापरवाही कर रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सत्यम। सीधा सत्यम का रुख करते हैं। सत्यम, तस्वीरें पहुंचाइए। जी प्रतिमा, बात करें तो मुंबई में है लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने अनलॉक में मुंबई को लेवल 3 में रखा है, जिसके तहत मुंबई में लोकल ट्रेन में सिर्फ अत्यावश्यक सेवा में काम करने वाले कर्मचारी वही ही ट्रेन में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन के टिकट और अदर कंपनियां हैं जो अनलॉक में चालू होने की वजह से
कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके वजह से वो है ट्रेन में विदाउट टिकट के ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेन में गर्दी हो रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं, पहला अंधेरी स्टेशन पे ये वेस्टर्न रेलवे का मेन स्टेशन है, यहाँ गर्दी डेली के क्राउड होता है, लेकिन आज देख सकते हैं ये टेबल लगा था। पहला कोरोना था, लॉकडाउन के समय में यहाँ हेल्थ कर्मचारी रहते थे, लगातार मेडिकल चेकिंग करते थे और यहाँ पुलिस बंदोबस्त रहता था। एक एक जन का आई कार्ड देख के एसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोगों को ही छोड़ा जाता था, लेकिन आज देख सकते हैं ये स्टेशन पे गेट पे किसी तरह का सुरक्षा कर्मी की या मेडिकल हेल्थ कर्मचारी नहीं है। फिलहाल टिकट काउंटर में आप देख सकते हैं, टिकट काउंटर का जो दृश्य, इस जगह पे टिकट लेने के टाइम उनको आई कार्ड देना पड़ता है एसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोगों को, लेकिन जो लोग को ट्रैवलिंग करना रहता है वो टिकट नहीं लेते, विदाउट टिकट का ही ट्रेन के अंदर में जाते, जिसकी वजह से क्राउड बढ़ रहा है। लेकिन गर्दी है, जो कोरोना के नियम है उसका पालन करते हुए तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। तस्वीरें सत्यम हम तक पहुंचा रहे हैं, ये साफ साफ बता रहे हैं कि लोग एक बार फिर से लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल लोग, बल्कि जिन लोगों को वहां पर मौजूद होना था, लोगों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी, वो नदारद है, दिखाई नहीं दे रहे तस्वीरों में और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप इस बात को यकीन कर लीजिए, सरकारों ने पहले ही साफ कर दिया है, जहां लापरवाही हुई वहां दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी और फिर आपको कैद होना पड़ेगा। इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और इस वक्त आपकी जेब से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 17 पैसे और महंगा हो गया है। बड़ी बात यह है कि 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। दिल्ली में पिछले 25 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत 6 रुपए से ज्यादा हो चुकी है, बढ़ चुकी है रेट। एक बार फिर से दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 70 पैसे और डीजल 87 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। तो लगातार एक एक कर हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम को आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दुनिया के कई बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। विवाटेक नाम का ये कार्यक्रम फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, जिसे आज शाम 4 बजे पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने भी ट्वीट पर दी है। लिखा है, इस फोरम के माध्यम से तकनीक और स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति के बारे में बोलूंगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ सहित कॉर्पोरेट जगत की अन्य जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है, जिसका साल 2016 से हर साल पेरिस में आयोजन किया जाता रहा है। कार्यक्रम का 5वां संस्करण 19 जून तक चलेगा। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। प्रणय, स्वागत है आपका। और एक सवाल इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस सम्मेलन का क्या महत्व है और इसमें पीएम को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा जो है टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है। दूसरी बात ये है कि भारत में इसको बुलाने का, सीधा भारत के प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का सबसे बड़ा महत्व जो है वो इसी बात को लेकर है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और उभरता हुआ, तेजी से उभरता हुआ आईटी और स्टार्टअप हब जो है वो बन रहा है। डिजिटल हब के लिहाज से भी अगर देखें, डिजिटल स्किल्स का बहुत बड़ा बाजार और बहुत बड़ा क्षेत्र सोर्सिंग के लिहाज से है। दुनिया के अंदर इंटरनेट सब्सक्राइबर के लिहाज से भी अगर देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। बीते कुछ समय के दौरान भारत और यूरोप के बीच में जो आर्थिक साझेदारी है उसका दायरा काफी तेजी से बढ़ा है। अगर हम कोविड काल की बात करें तो कुछ महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री और के नेताओं के बीच में इंडिया ईयू समिट हुई थी। इस बैठक के अंदर दोनों क्षेत्रों के बीच में, यानी भारत के बीच में और यूरोपीय मूल्य संघ के बीच में आर्थिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर संभावनाएं हुई थी। कोविड के समय में 19% की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है, खास तौर पर ई कॉमर्स के क्षेत्र में। यानी जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, क्योंकि इस आयोजन के अंदर एप्पल के सीईओ जो हैं टिम कुक वो मौजूद होंगे, मार्क जुकरबर्ग होंगे जो चेयरमैन है फेसबुक के, इसके अलावा ब्रैड स्मिथ जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद होंगे। तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां होंगी, यूरोप के नेता होंगे, इसके अंदर कई जो प्रमुख लोग हैं वो होंगे और भारत
भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो ऐसे में भारत और यूरोप के बीच में और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां किस तरीके की संभावनाएं भारत के अंदर देख रही हैं, और खास तौर पर पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिकवरी के लिहाज से भारत की आर्थिक संभावनाओं को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसकी शोकेसिंग के ऊपर प्रधानमंत्री का जोर होगा। और साथ ही ये टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत के लिए क्या ऑफर कर सकती हैं, किस तरीके से बेस बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक संभावनाओं के दरवाजे कैसे, इसके ऊपर खासा जोर होगा। तो एक सवाल प्रणय ये भी कि भारत की डिजिटल इंडिया की मुहिम को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से इससे जब डिजिटल कंपनियां या आईटी कंपनियों के सीईओज मौजूद होंगे, जिस फोरम के अंदर नीति नियंता जो है वो मौजूद होंगे, तो निश्चित रूप से सारा फोकस इसी चीज के ऊपर होगा कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जिस तरीके से फिनटेक के ऊपर, चाहे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का मामला हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, मशीन लर्निंग के इश्यूज हो, या जो डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को बहुत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी बनाने पर जोर रहा है, खासतौर पर प्रधानमंत्री का। और ऐसे में डिजिटल इकोनॉमी बेस के तौर पर भारत को प्रोजेक्ट किया जा सके, जिसमें कंपनियों के लिए संभावनाएं हैं, और साथ ही भारत में जितना बड़ा आईटी डिजिटल बेस है, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से देखा जाए प्रतिमा, तो इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है आईटी बेस वाला मुल्क है। करीब 38 से 40 लाख के लोग जो हैं वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। तो ऐसे में भारत की कोशिश होगी उसकी शोकेसिंग को लेकर कि भारत में इन तमाम कंपनियों के लिए संभावनाएं हैं जो भी यहां आके इन्वेस्ट करना चाहता है। और खास तौर पर सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत दुनिया का जो है सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल है। टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में जो सॉफ्टवेयर और आईटी के लिहाज से हैं, उनके लिहाज से भारत की गिनती होती है। तो ऐसे में दोनों के लिए विन विन कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये बताने, जताने और दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से इस विवाटेक प्रोग्राम के अंदर होगी। जी प्रणय, बहुत शुक्रिया इन तमाम अहम जानकारियों के लिए। तो प्रणय ने बहुत खास इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरे सम्मेलन को लेकर दे दी, और शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होना है। खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से जुड़ी हुई, जहां गिरफ्तार हुआ चीनी नागरिक हान जुनवे क्या देश में बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी में था? सुरक्षा एजेंसियां अब इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हैं। क्या भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था हान जुनवे? क्या बड़े साइबर अटैक या बैंक चोरी का था प्लान? दो सालों में 1300 भारतीय सिम कार्ड क्यों भेजे गए चीन? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब सुरक्षा एजेंसियां 10 जून को मालदा से गिरफ्तार चीनी नागरिक हान जुनवे से उगलवाना चाहती हैं। इसलिए हान के पास से मिले सामान की बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार हान के शरीर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जा सकता है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार अभी तक हान के पास 3 फोन और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, जिसमें से 2 फोन का कोड ट्रैक किया जा सकता है। हालांकि 1 फोन और 1 लैपटॉप में अभी भी चीनी भाषा में लॉक लगा है, जिसे तोड़ना मुश्किल लग रहा है। यूपी एटीएस की 4 सदस्यीय टीम भी मालदा में हान से पूछताछ करने और केस का चार्ज लेने पहुंची। कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने ही हान के साथी जियांग और उसकी पत्नी के अवैध गतिविधियों में शामिल होने का खुलासा किया था। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो अब तक मिले सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है हान बड़े साइबर हमले की तैयारी में था। ऑब्वियसली ये अरेस्ट अगर हुआ, इतना सिम्स मिला है, इतना ट्रांजैक्शंस करता था ये बंदा, और ये इसके लिए ये इन लोगों ने इतना सिम्स कलेक्ट भी किया है जो चाइना में बैक कर रहा है, ये थोड़ा बहुत तो रिलेट कर रहा है कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रॉड सी है अभी तक। हान की नागरिकता से जुड़े जानकारियों का मीडिया में खुलासा होने पर चीन ने आपत्ति जताई है। और इस पूरे मुद्दे पर, इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, ऐसी भी खबर है कि चीनी नागरिक के ठिकाने में कुछ महत्वपूर्ण विसंगतियां भी पाई गई हैं। वो विसंगतियां क्या है जिसकी पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही हैं? देखिए, संदिग्ध आरोपी है या नहीं इसका तो खुलासा अभी थोड़े दिन में हो जाएगा, लेकिन जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से जो फ़ोन या जो लैपटॉप है या जिसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो किस तरह का था। अगर 1300 सिम उसने अपने कपड़ों में छुपाकर
चाइना भेजे हैं पिछले कुछ महीनों में, तो ये आसान और ये कोई अब छोटी बात नहीं है। इन 1300 सिम का क्या काम था? क्या कोई साइबर अटैक प्लान हो रहा था? यदि ये सिर्फ एक व्यापारी है तो इसे ऐसे छुप कर आने की क्या ज़रूरत थी? वीज़ा लेकर भी रुक कर आ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बांग्लादेश होकर भारत की सीमा में इस तरह से छुप के घुसना, जिसके बाद वो पकड़ा गया। हान जुनवे के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब अभी जांच एजेंसियां पता करने की कोशिश कर रही हैं। पहला ये कि ये लगातार झूठ बोल रहा है या फिर इसकी बातों में कुछ भी सच्चाई है। व्यापार के आवरण में इस तरह का साइबर अटैक प्लान करना या फिर इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो पूरी तरह से संदिग्ध हैं, उन पर अब नज़र है। इसके बाद अब वेस्ट बंगाल एसटीएफ पूरी तरह से इसकी जांच करेगी। अभी तक मालदा डिस्ट्रिक्ट और बीएसएफ के हाथ में था, लेकिन दो बातें जांच करने की और पता करने की कोशिश की जा रही है। पहली, इसकी मंशा क्या थी, और दूसरा, दस्तावेजों में इसके पास और क्या क्या अभी है जो ये चीन भेज भी चुका है। जी मनोज्ञा, खबर की जो आ रही है सामने, ये बात भी सामने आई कि हान जुनवे हुबई में चीनी सेना के स्कूल में शिक्षित है। इससे ये तो तय है कि उसके मंसूबे खतरनाक थे, लेकिन जो थ्योरी सामने आ रही है कि वो बड़े साइबर अटैक या बैंक चोरी की साजिश रच रहा था, इस थ्योरी में कितना दम दिखाई देता है? देखिए, प्राथमिक तौर पर ये हर जांच एजेंसी कह रही है कि ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। पहला, इसकी जो स्कूलिंग हुई है वो एक चीनी मिलिट्री स्कूल में हुई है, वो भी उस डिस्ट्रिक्ट में जिसका कैपिटल यानी हुबेई प्रदेश में, जिसका कैपिटल, जिसकी राजधानी वुहान है। ये वुहान शब्द अपने आप में घंटी बजा देता है। ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहाँ से वायरस की शुरुआत हुई है, ये माना जाता है। और वहीं दूसरी ओर इस समय अगर ये व्यक्ति उसी प्रदेश का है और बंगाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो कोई सोची समझी साजिश ही हो सकती है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां मराठा आरक्षण पर सियासी पारा हाई है। आज से कोल्हापुर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसकी अगुवाई खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों ने महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ये उदयन राजे भोसले और संभाजी भोसले हैं। दोनों राजघरानों में सालों के विवाद के बाद ये पहली बार है जब दोनों राज परिवार साथ आए हैं। मराठा आरक्षण की मांग को धार देने शिवाजी महाराज के दोनों परिवार साथ आ गए हैं। संभाजी राजे महाराज आज से कोल्हापुर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। मराठा क्रांति मोर्चा का ये आंदोलन मौन होगा। सुबह 10 बजे आंदोलन शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समापन होगा। दोपहर 1:30 बजे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक लंबा मार्च किया जाएगा। मार्च की अगुवाई संभाजी महाराज भोसले खुद करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में आंदोलन की आहट तेज हो गई। बीजेपी सांसद संभाजी महाराज भोसले ने उद्धव सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और पुनर्विचार याचिका खारिज होने पर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की अनुशंसा कर चुकी है। इसी के बाद गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ पहला दर्ज किया गया है। कानूनी कार्रवाई से ट्विटर को इसीलिए छूट खत्म हो गई है क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जो नियम बनाए थे उसका ट्विटर ने पालन नहीं किया। अब ये साफ हो गया है कि ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया है। अब ट्विटर का इस्तेमाल करने वाला कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई ट्विटर पर भी होगी। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त आपको याद है कि पिछले 1 महीने से लगातार ट्विटर और सरकार के बीच भारत सरकार के नए नियमों के पालन को लेकर रस्साकसी चल रही थी। लगातार ट्विटर जो है इन 3 अधिकारियों की जिनकी नियुक्ति होनी थी सोशल मीडिया के नए नियमों के तहत, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी और शिकायत अधिकारी, इनकी नियुक्ति से लगातार बच रहा था। और इसके बाद 25 मई को जब 6 महीने हो गए नए रूल्स फ्रेम किए हुए, समय सीमा समाप्त हो गई, तो ट्विटर को मध्यस्थता के तौर पर मिली इम्यूनिटी अब खत्म हो गई है। अब ट्विटर पर कोई भी यूजर अगर कोई भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो ट्विटर भी उसी कानून के उल्लंघन का जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि इसका मतलब जो हुआ IT Act की 17 धारा 79 के तहत मिली छूट खत्म हो गई है। अब उसके ऊपर FIR भी हो सकती है, उस पर मुआवजे और जुर्माना की कार्रवाई भी की जा सकती है अगर मेरा मानहानि होता है तो। शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
देखिए आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून हो सकता है लगेगा। कई जेलों में ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी, इसके ऊपर ये कार्टून है। आप देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह का आपको लग रहा है। एक सीन जिसमें कि एक साहब जो हैं वो सो भी रहे हैं, तो पहले से ही आरोपों के अंदर घिरे हुए थे नहीं काम करने की कई लोग। उस तरह से अब ये सोच रहे हैं बेचारे कि ड्रोन ही अब हमारा काम कर लेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। अच्छा, तो इसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे हो सकता है वो इस कार्टून में दिखाया गया। आप याद रखिए, हमारी मास्टर क्लास कल आपको दिखाई जाएगी और हमारे साथ में शामिल हुई है मास्टर क्लास में। मेरे साथ में देखिए कैसे आप नए शेप्स के आधार पर चेहरों को पहचानेंगे। शुक्रिया इरफान जी। तो कल होगी इरफान जी के साथ उनकी मास्टर क्लास, आप तैयार रहिएगा। कल मास्टर क्लास में सीखेंगे कार्टून बनाने के नए गुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।